morning, everyone. I am Anka Sharma, guest lecturer in Government University City Autonomous College. I'm going to discuss the topic assessment of air quality, which is under the syllabus of MSc Semester Paper 1 and Microbiology. Let's start the topic. Air is the simplest source of infection and occurs in a single phase gas. In addition to gas, dust particle, and water vapor air, it also contains microorganisms. There are vegetative cells and spores of bacteria, fungi, algae, virus, and protozoan cyst is also there. The air is mainly a transport or dispersal medium for microorganisms. तो असेसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एयर जो है एक सिंपल माध्यम है जिसके थ्रू बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट में कौन कौन इंक्लूड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, वायरस, प्रोटोजोन सिस्ट, these are the contaminants which is present in air. और एयर जो है इनको ट्रांसपोर्ट करता है, इनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो वैसे सारे एरिया जहाँ पे हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वर्क करता है, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ की एयर असेसमेंट करना और इन्वायरमेंटल एयर असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम ये पता कर सकें कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया पे, हॉस्पिटल पे, किसी हॉस्पिटलिटी एरिया पे एयर कितना प्योर है और कहीं वो किसी तरह के कंटामिनेंट पार्टिकल का व्हीकल तो नहीं है। Environmental air surveillance is subjected for variation. Obviously, जब भी हम किसी environmental factor की बात करते हैं तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, वो वेरिएबल ही होगा, क्योंकि हर environment का फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो हर environment में जो एयर की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी डिफर करेगी विद द टेम्परेचर, विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसी तरह से इसका जो सर्विलेंस हमको करना है वो भी उसके साथ ही वेरी करता जाएगा कि हर जगह पे जहाँ पे आप असेसमेंट ऑफ एयर कर रहे हैं उसके लिए आप एक ही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ एयर के लिए नहीं, वाटर के लिए भी और सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर्स के लिए है, जो कि इन्वायरमेंट वाइज चेंज होते जाते हैं। तो अगर आप कोई प्रोटोकॉल बना रहे हैं कि एयर असेसमेंट के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपने एक एनवायरमेंट के जो प्रोटोकॉल बनाया है उसको आप सारे एनवायरमेंट के लिए एप्लीकेबल कर सकें। आपको उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को एनालाइज करना चेंज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा विद द चेंज ऑफ एनवायरमेंट। साथ ही साथ अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको उस प्रोटोकॉल का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा विद द एनवायरमेंट फैक्टर्स। So survival of microorganism in environment is affected by different factors, which we have discussed in the AO microbiology topic. The suspending medium, temperature, relative humidity, oxygen sensitivity, exposure of radiation, ये सारे factors जो हैं वो बहुत ही इफेक्ट करते हैं उन सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो कि एयर में सर्वाइव कर रहे हैं। एयर जो है न्यूट्रिएंट सोर्स नहीं होता, एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट सोर्स नहीं होता माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए जो उनको ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, पर ये उनकी रेस्टिंग बॉडी या तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि इस पर्टिकुलर हार्श कंडीशन को, जहाँ पे न्यूट्रिएंट ग्रोथ जो है वो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, उस पे सरवाइव करने के लिए अगर वो रजिस्ट है तभी वो एयर में सरवाइव कर पाते हैं। इसके अलावा उनका सर्वाइवल इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो मीडियम है वो कितना ह्यूमिडिटी कंटेन करता है, उसका टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कितनी है। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक है कि एनारोबिक है। उस बेसिस पे ये सारे फैक्टर उसके सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये डिसाइड करता है कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट मॉइस्चर नहीं रह सकते, वो कितनी देर तक उस एयर, ड्राई एयर में कितनी देर तक सरवाइव करेगा। ऑब्वियसली जो एलर्जेंस होते हैं और एक्सोटॉक्सिन होते हैं उनमें इस पर्टिकुलर फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं होता, पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इटसेल्फ उनका वेजिटेटिव सेल है, तो वो इसको बहुत इफेक्ट करता है। सो what are the situation where we need to assess the air quality? और ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ एयर क्वालिटी का असेसमेंट किया जाता है? आप देख सकते हैं, माइक्रोबियल सैम्पलिंग ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमेट सरफेस इज एन एक्सपेंसिव एंड
consuming process that is complicated by many variables in protocol, analysis, and interpretation. It is therefore indicated for only four situations. First, environmental sampling. As with all laboratory testing should not be conducted if there is no plan for interpreting and acting on the result obtained. जनरली जो पहला सिचुएशन है जिसमें हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग है और ये इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग जनरली उन लेबोरेटरी के थ्रू की जाती है जो कि इन्वायरमेंट असेसमेंट करते हैं और वो इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं विद द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर, विद द वेरिएशन ऑफ आपका टेम्परेचर और रेनी सीजन और समर सीजन की इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है और जो डस्ट पार्टिकल है वो किस तरह से एयर को अफेक्ट कर रहे हैं. Linking microorganisms for environmental samples with clinical isolates by molecular epidemiology is crucial wherever it is possible to do so. साथ ही वो ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई एपिडेमियोलॉजिकल टॉक्सिन्स है या ऐसा कुछ पेंडेमिक फैला हुआ है तो क्या वहाँ प्रेजेंट उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजी से इंटरलिंक हो रहे हैं या उससे कुछ कनेक्शन उनका है तो वो उसको असेस करने की कोशिश करते हैं ताकि एक लिमिटेशन बनाया जा सके बाकी लोगों के लिए कि इस सिचुएशन में या अगर वहाँ पे ऐसी एपिडेमियोलॉजी है तो लोगों को किस तरह से अवेयर किया जा सके. Second situation for which environmental sampling may be worn in is in research. Well-designed and controlled experimental method and approach can provide new information about the spread of healthcare associated disease. A classical example is the study of environmental microbial contaminants that compared healthcare associated infection rate in an old hospital and a new facility before and shortly after occupying. सेकेंड सिचुएशन है रिसर्च बेसिस पे. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रिसर्च करना चाहता है या लेबोरेटरी रिसर्च करना चाहती है कि जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हेल्थ केयर पे किस तरह से एसोसिएट होता है या हेल्थ केयर डिसीज से किस तरह से एसोसिएटेड है. अगर किसी एरिया में कोई डिसीज बहुत ज़्यादा ही फैली हुई है तो वो वहाँ के एयर सैंपल का और नियर बाई एयर लोकेटेड एरिया के एयर सैंपल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती है, उसके लिए वो एयर सैंपलिंग करती है. इसके लिए एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल कि एक पुराने हॉस्पिटल बिल्डिंग में आपने नया काम चालू किया है, नई फैकल्टीज के साथ आप काम कर रहे हो, फैसिलिटीज के साथ काम कर रहे हो, तो आप ये चेक करना चाहते हो कि वो पुरानी जो बिल्डिंग थी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, क्या वो सुटेबल है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, या वहाँ पे जो डिसीज पहले से जो ट्रीटमेंट चला था उसका इफेक्ट वहाँ के इन्वायरमेंट में है. तो ये सेकंड सिचुएशन है जिसमें आप असेसमेंट करते हैं. थर्ड वन इज monitor a potentially hazardous environment condition, confirm the presence of a hazardous chemical, biochemical agent, and validate the successful amendment of the hazard. थर्ड सिचुएशन जब कहीं अलार्मिंग कंडीशन है, कहीं पे किसी ऐसे बायो हैजार्ड का रिसाव हो चुका है या तो डिस्पर्सल हो चुका है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कितने अमाउंट में वो पर्टिकुलर हैजार्डियस सिनोबायोटिक कंपाउंड वहाँ पे फैला हुआ है, तो उसके लिए एयर सैंपलिंग की जाती है ताकि ये पता किया जा सके कि उसका कंसंट्रेशन कितना है और उसका ट्रीटमेंट कितना हमको करना है. तो ये थर्ड कंडीशन है जहाँ पे हम सिनोबायोटिक कंपाउंड या ऐसे हैजार्डियस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एनवायरनमेंट में. ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए है जहाँ पे ये कंडीशन देखी जाती है. Fourth one is for quality assurance to evaluate the effect of a change in infection control practice or to ensure the equipment of system perform according to the specification and expected outcomes. फोर्थ जो कंडीशन है वो क्वालिटी अश्योरेंस है, या ये क्वालिटी अश्योरेंस हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, फूड इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है कि वो अश्योर करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है वो उस पर्टिकुलर जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल के थ्रू या तो फूड इंडस्ट्रीज के थ्रू उसके लिए सुटेबल है कि नहीं. साथ ही इसलिए भी हो सकती है कि आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो आपका एयर सैम्पलर है या जो इक्विपमेंट है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं. उसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि नहीं कि उस एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने अमाउंट में है और कितने जो है वो हैजार्डियस है और कितने नॉन हैजार्डियस है. तो ये फोर्थ वन इज सिंपल सैम्पलिंग जो हम किसी एनवायरनमेंट की करते हैं ये पता करने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो किसी कार्य के लिए सुटेबल है कि नहीं. Now, air sampling principle and practice.
The simple principle of air sampling is to identify the biological contaminants. And what are the biological contaminants? Biological contaminants occur in the air as aerosol and may include bacteria, fungi, virus, and pollen. Aerosols are characterized as solid liquid particles suspended in air. This topic has been discussed in aeromicrobiology video before. जो बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं उनको हम बायो एरोसोल या एरोसोल भी बोलते हैं, और ये जो एरोसोल है वो लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स का सस्पेंशन होता है इन द गैस कंडीशन, जिसको हम एरोसोल बोल रहे हैं। और ये जो गैसियस कंडीशन में जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं लिक्विड में या सॉलिड फॉर्म में, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स कैरी करते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। और एयर असेसमेंट के थ्रू हम इन्हीं कंटामिनेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हाउ टू डिजाइन अ स्टडी, टेक सेवरल फैक्टर इन कंसीडर स्टडी। आप किस तरह से किसी एयर असेसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकल, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। Several primary concerns must be addressed when designing a microbiological air sampling strategy, because the amount of particulate material and bacteria retained in the respiratory system is largely depend on the size of the inhaled particle. Particle size should be determined when studying airborne microorganisms and their relation to the respiratory infection. As we have discussed before, जो जो भी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं पर्टिकुलर ह्यूमंस में, वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज जो है बिलो 10 माइक्रोमीटर है और बिटवीन 5 माइक्रोमीटर से बिलो है। तो ऐसे सारे पार्टिकल जो कि जिनका साइज से बिलो होता है वही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और वही डिसीज का कारण हो सकते हैं। तो आप जब डिजाइन करते हैं कोई भी एयर सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप उन्हीं पार्टिकल्स को फोकस करें जो कि लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, जिनका साइज लेस देन 5 माइक्रोमीटर है। तो इससे क्या होगा कि आप उन्हीं पर्टिकुलर पार्टिकल्स को आइसोलेट कर पाएंगे जो कि कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, और आप उनमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। Now, what are the methods which have been used before? Bacteria, fungi, and particulates in air can be identified and quantified with the same method and equipment. The basic method includes first impingement in liquid, the second inspection on solid surface, the sedimentation, filtration, centrifugation, electrostatic precipitation, and thermal precipitation. इन सारी मेथड में से जो इम्पेजमेंट ऑफ लिक्विड है, इंफेक्शन ऑन सॉलिड सरफेस है और सेडिमेंटेशन, ये तीन मेथड जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही यूज किए जाते हैं एयर सैंपलिंग के लिए। और यही मेथड अभी तक देखे गए हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में या तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स में यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि एयर क्वालिटी पर्टिकुलर जगह की किस तरह की है। तो हम इन सारे मेथड में से इन तीन मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सेटल प्लेट टेक्निक। सेटल प्लेट टेक्निक या सेडिमेंटेशन टेक्निक जो है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप ग्रेविटेशनल एनर्जी का यूज कर रहे हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ सेटलिंग डिपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल अगार प्लेट में आप क्या करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर्टिकुलर सॉलिडिफाई अगार प्लेट में क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए। और सेडिमेंट होने के बाद आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इंक्यूबेट करते हैं। जो कॉमन मेथड आप यूज करते हैं एयर एक्सपोजर का वही मेथड है जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड बोल रहे हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिन में इंक्यूबेट करने के बाद आपको जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस एरिया में प्रेजेंट है उसका ग्रोथ दिखाई देता है और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक। The use of settle plate is not recommended when the sampling air from fungal spores, because single spores can remain suspended in air indefinitely. Settle plate have been used mainly to sample for particulate and bacteria either in research study or during the epidemiology investigation.
सटल प्लेट टेक्निक की सर एक प्रॉब्लम ये है कि आप उसको फंगल स्पोर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल स्पोर प्रेजेंट है एयर में तो उसका पर्टिकुलर ग्रेविटेशन के कारण उस सॉलिड प्लेट में सेटल होना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से। पर हाँ, बैक्टीरिया के लिए और किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए आप इस पर्टिकुलर मेथड का यूज रिसर्च बेसिस पे कर सकते हैं या तो एपिडेमियोलॉजी बेसिस पे कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उस बैक्टीरिया का। तो क्या प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। जो प्रिंसिपल है मेन सेटल प्लेट टेक्निक का, वो ये है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हैं ताकि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अगार प्लेट में क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। आप एक गिवन टाइम के लिए उसको एक्सपोजर देते हैं ताकि एक फिक्स टाइम में वो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म उस अगार प्लेट में सेटल डाउन हो जाए। किस तरह से रिजल्ट नोट डाउन किया जाता है, जो सेटल प्लेट टेक्निक में उसमें आप सीएफयू पर एमएल या सीएफयू पर टाइम के बेसिस पे रिजल्ट असेस करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं जो पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया या फंगस का वॉल्यूम है उस एयर सैंपल में इन गिवन टाइम ऑफ एक्सपोजर। जैसे कि हमने बात किया, सेटल प्लेट टेक्निक जो है कुछ फंगस स्पोर्स के लिए सुटेबल टेक्निक नहीं है। उसमें से एक फंगल स्पोर होता है एस्परजिलस का। कुछ ऐसे एस्परजिलस के स्पीसीज हैं जो कि एस्परजिलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं इस पर्टिकुलर फंगस के जो स्पोर्स हैं, तो सेटल प्लेट टेक्निक के थ्रू किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, इसका कोई अभी तक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं बताया गया है, क्योंकि ये कभी भी सेटल प्लेट टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किए गए। Impingement in solid, use of slit clamper and air surveillance, ये एग्जांपल है impingement in solid का, जिसमें हम स्लिट क्लैम्पर या का यूज करते हैं जो कि एयर सर्विलेंस के लिए यूज किया जा रहा है। स्लिट क्लैम्पर is one of several sampling methods used for the quantitation of biological aerosol. In this method, particles from the air are impinged directly on a rotatory glass agar plate. The plate is incubated and the colonies that develop from the bacteria-laden particle are counted. It is similar to the settle plate technique, but here what we are doing is using a slit sampler. क्या है स्लिट सैंपलर? स्लिट सैंपलर ये है कि उस सैंपलर में एक फिल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर जो है फिक्स साइज ऑफ पार्टिकल्स को एयर से पास ऑन होने देता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। क्यों इसे इम्पिजेंट इन सॉलिड बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसको सॉलिड अगार प्लेट में यूज कर रहे हैं, मतलब आप उस सैंपलर को पर्टिकुलर अगार प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं और उसके बाद वो सैंपलर जो है वो क्या करता है, एयर सक्सेशन करता है। एयर सक्सेशन भी एक फिक्स अमाउंट में होता है कि आपको पता है कि वो सिर्फ 5 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड के लिए एयर सक्सेशन करने वाला है, वो भी इतने वॉल्यूम रेशियो के साथ। तो सक्सेशन के समय जो प्लेट है वो एक फिक्स रोटेशन पर सेकेंड के हिसाब से मूवमेंट करती है, और जो भी पार्टिकल्स उस एयर से आ रहे हैं उसमें से फिक्स फिल्टर साइज से पार्टिकल जो है उस अगार प्लेट में जाते हैं और वहां सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो टेक्निक है वो तो ग्रेविटेशनल टेक्निक ही है कि आप उसको सेटल डाउन कराना चाहते हैं अगार प्लेट में, पर यहाँ पे हम एनर्जी की यूज कर रहे हैं जिससे हम एयर सक्सेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक उसका साइज पर्टिकुलर, जैसे मैंने बात की है कि अगर आप एयर असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप उन पार्टिकल्स को ही फोकस करना चाहेंगे जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे आप साइज फिक्स कर पा रहे हैं कि आप इतने माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को ही अलाउ कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का क्या मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी प्लेट में, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द सीएफयू पर एमएल और सीएफयू पर टाइम की। Advantage of slit sampler: highly efficient device and can collect up to about 95% of water droplet particles sprayed into air. Even respiratory secretion droplet nuclei of 0.2 micrometer diameter can be collected in large number. तो ये एडवांटेज है स्लिट सैंपलर का। The following factor must be considered when choosing an air sampling instrument. First one, viability and type of the organism to be sampled.
आपको फोकस करना पड़ेगा कि उस एनवायरनमेंट में आप किस पर्टिकुलर पैथोजन का या किस पर्टिकुलर कंटामिनेंट का इंफेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको सैंपल यूज करना पड़ेगा। Compatibility with the selectable method of analysis, sensitivity of particle to sampling, assumed concentration and particle size। ये तीनों ही चीजें डिपेंड करती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहते हैं और किस तरह के कंटामिनेंट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। जब आपको ये फिक्स होगा तभी आप एक सेलेक्टेबल एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं। ये सेंसिटिविटी जान सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो कितना सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए या तो एयर वॉल्यूम के लिए, और उसका पार्टिकल साइज क्या हो सकता है। whether airborne clumps must be broken total viable organism count versus particle count। better एयरबोर्न क्लम मस्ट बी ब्रोकन का मतलब ये है कि अगर किसी ड्रॉपलेट में एक से ज्यादा टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म या स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से सारे ऑर्गेनिज्म का आइसोलेशन आपके प्लेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम सेटल डाउन टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी वो पहले सेटल डाउन हो जाएगा, और हो सकता है कि बाकी स्पोर्स बाकी ऑर्गेनिज्म उसमें आपको isolation के थ्रू ना मिल पाए। Volume of air to be sampled and length of time sampler is to be continuously operated। जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आप फिक्स कर रहे हैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ही आप सक्सेशन के थ्रू ले रहे हैं, और लेंथ ऑफ टाइम जितने देर के लिए आप उसको रोटेशन कर रहे हैं, ये दोनों ही आपको फिक्स करना पड़ेगा या तो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा विद द एयर सैम्पलर विद डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो आप कोई भी एयर सैंपलर यूज करने से पहले आपको क्या कंसिडरेशन लेना होगा, पहला तो कि आपको बैकग्राउंड कंटामिनेशन मिल सकते हैं, उस बैकग्राउंड कंटामिनेशन को हटाने के लिए आपको एम्बिएंट कंडीशन देखने पड़ेंगे। एम्बिएंट कंडीशन मतलब कि आप पार्टिकल साइज ऐसे डिसाइड करें कि आप कंटामिनेंट कम कर सकें। वॉल्यूम ऑफ एयर आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सैंपल कलेक्शन एफिशिएंसी, एफर्ट एंड स्किल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट सैंपलर, ऐसे लोगों से ही सैंपलिंग कराएं जो कि उसको अच्छी तरह से क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ सैंपलर्स प्लस बैकअप सैंपलर इन केस ऑफ इक्विपमेंट मेलफंक्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सिलरी इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज मीन्स यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ सैंपलर ऐड करना पड़ेगा। सेटल स्प्लिट टेक्निक में आपको कोई भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं थी तो आपको इतना ज्यादा कॉस्ट का इफेक्ट नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे आपको सैंपलर खरीदना पड़ेगा। साथ ही में आपको एक बैकअप भी रखना पड़ेगा, अगर आपका सैंपल खराब होता है तो आप उस बैकअप इक्विपमेंट को यूज कर सकें। इसके अलावा वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे जो एक्सिलरी इक्विपमेंट हैं ये भी आपको इसके साथ चाहिए रहेंगे। नाउ एक्सपीरियंस इन लिक्विड तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये समहाउ सिमिलर टू दी सॉलिड इंग्रेडिएंट ही है। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम एयर को कैपिलरी ट्यूब के थ्रू लिक्विड मीडियम में क्या करा रहे हैं, एंटर करा रहे हैं। In this method, air is drawn through a very small opening or a capillary tube and bubbled through the liquid. The organism gets trapped in the liquid medium. Liquids of the liquid are then treated to determine the microbial content. Liquid of the broth are then plated to determine microbial content. So here what we are doing, we are not using the solid agar plate, we are using the liquid broth. Okay, so by the capillary tube we are taking the volume of air और उसको हम लिक्विड ब्रॉथ में एंटर करा रहे हैं, और ये कोशिश किया जा रहा है कि जो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जो एयर जा रहा है उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है सस्पेंडेड वो जाके लिक्विड मीडियम में ट्रैप हो जाए, और फिर जब हम उसको इंक्यूबेशन टाइम दें, जब उस ब्रॉथ को जब हम अगार प्लेट में या तो ब्रॉथ को ही सेल्फ इंक्यूबेट करें तो सारे ऑर्गेनिज्म जो उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर प्लेट में हमको ग्रोथ दें। क्या बेनिफिट है लिक्विड इंग्रेडिएंट का यूज करने का? लिक्विड इंग्रेडिएंट में सेटल प्लेट टेक्निक का एक लिमिटेशन हट जाता है कि आप ये जो क्लम्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको बहुत सारे स्पोर्स एक साथ हो सकते हैं या तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही ड्रॉपलेट में हो सकते हैं, तो अगर ऐसे ड्रॉपलेट को हम लिक्विड में एंटर कराते हैं तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्लम्प हट जाएगा और आपको सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट में प्रेजेंट थे उन सब
क्या आइसोलेशन मिलेगा और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इन द लास्ट हम ये बोल सकते हैं, नो मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज 100% परफेक्ट। आप लिक्विड इंफिजिएंट्स में भी आप ये नहीं बोल सकते कि आप उस एरिया के उस पर्टिकुलर आइसोलेशन या एक्सपोजर प्लेस का सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी या सारी डाइवर्सिटी की स्टडी आपने कर ली है। No one type of sampler and assay procedure can be used to collect and enumerate the 100% of airborne microorganisms. The sampler or sampling method chosen should, however, have an adequate sampling rate to collect a sufficient number of particles in the reasonable time period so that a representative sample of air is obtained from biological analysis. तो हम कभी भी सैम्पलिंग के थ्रू ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर एरिया में इतने ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि कोई भी सैम्पलर या सैम्पलिंग मेथड आपको 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता है। कुछ और टेक्निक जो आजकल यूज किए जा रहे हैं एयर सैम्पलिंग के लिए, वो है पीसीआर मेथड, दूसरा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंस एलाइजा, जिसमें आप स्पेसिफिकली किसी एक कंटामिनेंट के लिए काम कर रहे हैं। पीसीआर टेक्निक जो कि आप मेटाजेनोमिक्स में भी के थ्रू भी समझ सकते हैं कि आप कोई सैंपल लेके आए और उस सैंपल में से फिर आपने सारे विएबल और नॉन विएबल सबके डीएनए को क्या किया, पीसीआर करके देखा और ये पता कर लिया बाय दी एनसीबीआई जीन बैंक की कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये दो मेथड जो है वो आज यूज किए जा रहे हैं एयर सैंपलिंग के लिए। These are the references which we have used for the slide. Thank you. I hope you have understand the topic. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Thank you.